अमृत क्लासेस से मैं अतुल आप सबका स्वागत कर रहा हूं। एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हम लोग जिस क्लास को स्टार्ट किए हैं उसमें आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को करेंगे, लाभ और हानि के सवालों को करेंगे। मैं जितने भी सवाल आपको बताऊंगा सबकी एक ऐसी ट्रिक, ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगा जिनसे सवालों को महज आप 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। इससे ज़्यादा समय किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगेगा। इसके अलावा SICI और भी कुछ चैप्टर्स की वीडियोज़ मैंने पहले अपलोड की हैं जिसको आप जाकर देख सकते हैं। ये मैथ का बैच है, बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा। हम पहले सवाल को छोड़ के दूसरे सवाल को लगाते हैं, फिर मैं पहले सवाल को लौटता हूँ। पहले सवाल थोड़ा सा लंबा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घड़ी 144 रुपये में बेची गई। यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है तो भाई लोगों ज़रा से शेयर कर दिया करो। शेयर करने के पैसे लगते नहीं हैं, फ्री में शेयर होता है, शेयर कर दिया करो। ये कहता है कि 144 रुपये में घड़ी बेची गई और उसका जो लाभ है उसके प्रतिशतता उसके संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब हमें मालूम है कि लाभ क्या होता है, क्रय मूल्य पर हमें लाभ होता है, या हानि भी अगर होती है तो वो भी क्रय मूल्य पर ही होती है। यहाँ पे अगर क्रय मूल्य x है तो लाभ x प्रतिशत है। यही ये कहना चाहता है कि संख्यात्मक रूप से दोनों ही चीज़ें बराबर है। सवाल को लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे कम समय में तभी लगेगा जब आप स्मार्टली सोचेंगे। यानी कि अगर इस सवाल को ऑप्शन से लगाया जाए तो ये सवाल उतने ही कम समय में होगा जितने समय में आप सोच पाते हैं, बहुत ही कम समय में। पहले ऑप्शन की तरफ अगर हम सोचें, हम कहें कि अगर इफ़ पहला ऑप्शन अगर हम करेक्ट माने तो 72 रुपये उसके क्रय मूल्य होगा और 72% का फ़ायदा होगा। आप 72 के 72% को अगर इमेजिन करके देखेंगे तो 7 7 49 तकरीबन 50 रुपये, और 72 में 50 जोड़ेंगे तो 122 रुपये, जो कि नहीं है। जितना क्रय मूल्य है उतना ही फ़ायदा है, उतने प्रतिशत का। जैसे कि अगर दूसरे ऑप्शन को देखें तो अगर यह ऑप्शन हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि क्रय मूल्य अगर 80 होता तो 80 पे 80% का फ़ायदा होता। 80 का 80% कितना होगा? 8 8 64 64 रुपये होगा। यानी कि 64 रुपये में अगर हम 80 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? क्योंकि CP है और ये लाभ है, CP में लाभ को जोड़ेंगे तो SP आएगा, ये 144 आ जाएगा और यही आपका SP होगा। तो सिर्फ इस बात को सोचने में कि 8 8 64 और 8 6 14 144, इसमें जितना समय लगेगा इस सवाल को सॉल्व करने में ही उतना ही समय लगेगा। महज 10 सेकंड या 15 सेकंड, उससे अधिक का ये सवाल नहीं है। अगर हम आज के दिन के दूसरे सवाल की ओर बढ़ें कि एक दुकानदार 30 रुपये में छाता बेचने पर 20% का लाभ अर्जित करता है। आपको पता है कि 20% की फ्रैक्शन क्या है? 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/5 होती है, यानी कि 5 पर 1 का लाभ, 5 पर 1 का लाभ। ये क्या है? CP है और ये क्या है? SP है। और वास्तव में ये क्या है? ये तो यूनिट्स हैं। 5:6 क्या है? ये तो यूनिट्स हैं। वास्तव में वो बेचता कितने में है? तो वास्तव में जो वो बेचता है वो 30 रुपये में बेचता है। इसी 6 की वैल्यू 30 दे रखी है, यानी कि 6 गुणे 5। यहाँ पे उसको 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25। यानी कि सिंपल सी बात है कि वो 25 रुपये में ख़रीदता है और 30 रुपये में बेचता है, तब उसको 20% का फ़ायदा होता है। लेकिन ये तो ऐसा चलता तो सवाल क्या बनता? सवाल में क्या कह रहा है कि 10% की छूट देता है। छूट किस पे देता है मालूम है? जो उसका सेलिंग प्राइस है। छूट वैसे तो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, लेकिन इस बार वो छूट जो दे रहा है वो सेलिंग प्राइस पे, बिक्री मूल्य पर दे रहा है। तो 30 का 10% होगा 3, यानी कि पहले कीमत 30 थी, अब कीमत कम होकर कितनी हो गई? 30 में से 3 कम करेंगे तो 27। क्रय मूल्य में तो कभी भी परिवर्तन होता नहीं है, 25। अब आप एक बात मुझे बताओ कि एक सामान को 25 में ख़रीदता है और 27 में बेचता है तो उसका फ़ायदा कितना होगा? आप कहेंगे 2 यूनिट का। हमें यूनिट नहीं निकालनी थी बल्कि हमें प्रतिशतता निकालनी थी। तो 2 यूनिट का फ़ायदा होता है कितने पे? 25 पे। प्रतिशतता के लिए
100 से गुणा, 4 दूनी 8, 8% का फ़ायदा उसको होगा। इतना आसान सा ये सवाल है। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ें कि इस सवाल में कहता है कि किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने के बजाय 78 रुपये में जब मैं बेचता हूँ तो मेरा लाभ जो होता है वो दोगुना होता है। पहले तो इस बात को समझ लो कि दोनों ही स्थितियों में लाभ ही हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। अगर मैं आपसे पहले पूछूं कि लाभ होता क्या है तो आप कहेंगे कि बिक्री मूल्य यानी कि एसपी में से सीपी को अगर हम घटा दें तो हमें प्रॉफिट पता चल जाता है। यानी कि पहली स्थिति में जो उसको लाभ हुआ होगा उसका सेलिंग प्राइस कितना है 69। सीपी हमें पता नहीं है, सीपी हमें पता करनी। 69 रुपये में अगर इस सीपी को घटा देते तो भी लाभ हो रहा था और 78 रुपये में सीपी को घटा देते तो भी लाभ हो रहा था। लेकिन दूसरी स्थिति में जब 78 में से सीपी को घटा रहे थे तब लाभ दोगुना हो रहा था। यानी कि पहले वाला जो लाभ है, पहले जितना लाभ हुआ है, अगर पहले वाले के लाभ को मैं 2 से गुणा कर दूं, पहले के लाभ के 2 से गुणा कर दूं तो ये दोनों ही लाभ बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरी कंडीशन में जो लाभ हो रहा हो पहले का 2 गुना, अगर मैं पहले को ही 2 गुना बढ़ा दूं तो दोनों ही स्थितियों में लाभ बराबर हो जाएगा और मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब देखो 2 गुणे 69, 2 9 18, 2 6 12, 1 13 माइनस 2 CP इक्वल्स टू 78 माइनस CP। ओके, 138 माइनस 78 इक्वल्स टू माइनस CP प्लस 2 CP। 138 में से 78 घटाएंगे ये 0 और 12 13 में से 7 गए 6, CP कितना आ गया 60। यही हमसे पूछा था कि सवाल का CP क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो इस सवाल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा 60 रुपये। आप ध्यान से इस बात को समझ लो कि जो पहले लाभ हो रहा था और दूसरी कंडीशन में जो लाभ हो रहा था वो पहले का 2 गुना था। यानी कि हम पहले को ही अगर 2 गुना बढ़ा दें तो दोनों स्थितियों में लाभ बराबर हो जाएगा। ये सवाल देखो, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। फिर से मैं आपसे वही कहूँगा कि लाभ होता क्या है। तो लाभ कहेंगे कि जो CP है उसमें जितने का भी फ़ायदा हुआ है, जितने का भी फ़ायदा हुआ है वही हमारा लाभ होता है। यानी कि 14 चीज़ों के SP जो है, उन्हीं 14 वस्तुओं को, 14 घड़ियों को बेचने पर जो 14 SP मिली, 14 चीज़ों का जो सेलिंग प्राइस है वो 14 CP से 4 CP ज़्यादा है। यानी कि उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है। मैंने कहा कि CP प्लस लाभ, CP तो 14 CP है, लाभ 4 CP है। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्यों के बराबर का लाभ हो रहा है। 14 घड़ियों के क्रय मूल्य में 4 घड़ियों के क्रय मूल्य को जोड़ दें तो हमें 14 घड़ियों के विक्रय मूल्य मिल जाएंगे। यानी कि अब इसको सॉल्व कर लो, 14 SP है तो 14 4 18 CP हो गया। हम यहाँ से SP अपान CP निकालेंगे तो ये SP अपान जो CP आएगा ये आएगा 18 अपान 14 यानी कि 9 अपान 7। SP अपान CP हमें कितना मिला 9 अपान 7। इसी 9 की वैल्यू दे रखी है 450, इसी 9 की वैल्यू दे रखी है 450, यानी कि 1 की वैल्यू 50 गुना है। हमसे घड़ी का क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य क्या है C, क्रय मूल्य कितना है 7 यूनिट और सेलिंग प्राइस कितना है 9 यूनिट। 7 को भी 50 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 350। कितना आ जाएगा 350। यानी कि इस सवाल का आंसर क्या होगा 350 रुपये। ठीक है, अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ें तो 2 घड़ियों की लागत 16 और 23 के अनुपात में है। 2 घड़ियां हैं, एक क्लॉक 1 है और एक क्लॉक 2 है और इनकी ये CP है, लागत है, ये 16 है तो ये कितना है 23 है। ये 16 है तो ये कितना है 23 है। इनकी कीमत का अनुपात है। पहली घड़ी की जो लागत है वो 10% बढ़ जाती है। 16 के 10% की अगर हम बात करें
तो ये 10 और ये 1.6, 16 का जो 10% होगा वो 1.6 होगा। याद रखें ये सब अनुपात में चल रहा है, रेशियो में सारी चीज़ें चल रही। 16 में 1.6 की वृद्धि हुई, ये कितना हो गया 17.6 अनुपात। यहाँ पर कुछ आएगा इसको बढ़ाने पर, बढ़ा या घटा ये बाद में पता चलेगा। सवाल को अगर हम आगे बढ़ें तो उसमें कह रहा है कि पहली घड़ी में तो 10% की वृद्धि हो रही है और जो दूसरी घड़ी है उसमें 477 रुपये बढ़ रहे हैं, यानी कि वो आपको फंसा रहा है। पहले में तो प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है और दूसरे में वास्तविक परिवर्तन हो रहा है। 477 रुपये जब बोलेगा तो ये रियल वैल्यू। फिर वो लेकिन एक आपको हिंट देता है कि जो अभी अनुपात है वो 11:20 हो जा रहा है। ये जानते हैं किसके बाद 11:20 हो जा रहा है, 10% बढ़ने और प्लस 477 हो जाने के बाद 11:20 हो जा रहा है। लेकिन हमारा हो क्या रहा है, एक तरफ 17.6 हो रहा था, दूसरी तरफ तो मुझे पता ही नहीं। तो याद रखो कि 10% बढ़ाने पे जो 17.6 हुआ वही 11 भी है, दोनों अनुपात बराबर हैं। 11 की वैल्यू 17.6 है, मतलब 1 की वैल्यू 1.6 है। 20 को भी 1.6 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि ये यहाँ पे आएगा 32। अब आपको बात समझ में आई क्या, कि 23 से 32 होने में 9 यूनिट लगे। यूनिट में कितना लगा 9, वास्तव में कितना लगा 477, यानी कि 9 की जो वैल्यू है वो 477 है। 1 की जो वैल्यू है वो 9 पचे 45 और 2 53 होगी। 1 की जो वैल्यू होगी वो 53 होगी। सवाल बहुत आसान है, दोनों में ही परिवर्तन हो रहा है, दोनों ही मानों में 16 और 23 दोनों में परिवर्तन हो रहा है। पहले में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है 10% का, दूसरे में वास्तविक परिवर्तन हो रहा है 477 रुपये का। लेकिन वो बाद के अनुपात को भी कह रहा है कि 11:20 है, तो हमारा जो अनुपात आया 17.6 वो 11 के बराबर है, क्योंकि दोनों स्थितियों में 10% के परिवर्तन के बाद ही ये बात कही गई है। तो हम दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। औसत का नियम है, अनुपात का नियम है कि किसी भी संख्या में समान संख्या से, किसी भी अनुपात में समान संख्या से अगर गुणा करें या भाग करें तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता। तो 1 की वैल्यू 53 आ गई। हमसे पूछ रहा है कि दूसरी घड़ी की प्रारंभिक लागत, जो दूसरी घड़ी है उसकी प्रारंभिक लागत कितनी है मालूम है आपको, 23, यानी कि इस 23 को ही 53 से मल्टीप्लाई करना होगा। 23 या 69 और 23 पंचे 115 और 6 121, 1219 रुपये इस सवाल का आंसर होगा। अगले सवाल को देखो जरा। एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे मूल्य पर 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। यानी कि दुकानदार एक किताब रखा है, ठीक है, किताब में उसने कोई कीमत बना के रखी है, जैसे हमें लिखा रहता है कि 10 रुपये 20 रुपये। उस कीमत पर वो कहता है कि मैं तुमको 10% की छूट दूंगा और तुमने खुशी खुशी खरीद ली। लेकिन इसके बावजूद वो 12% का प्रॉफिट बनाता है। ये तो आप भी जानते हैं, किताब लेने जाते हैं तो अभी 20 से लेकर 30% तक डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन किताब वाला इसलिए तो नहीं बैठा कि वो सिर्फ डिस्काउंट देगा, इसलिए भी बैठा है कि उसको लाभ भी चाहिए, क्योंकि बिना लाभ के वो कारोबार कर ही नहीं सकता। इस सवाल में यही हो रहा है, ठीक है। किताब में कुछ कीमत लेकर उस पर छूट दे रहा और उसके बाद लाभ भी बना रहा है। तो छूट कितना दे रहा, 10%। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/10, यानी कि जिस चीज़ की कीमत 10 थी उसको 1 घटा दे रहा है। जिस चीज़ की कीमत 10 थी उसको 1 घटा रहा, मतलब 9 में बेच रहा है। कीमत 10 थी मतलब अंकित मूल्य MP, SP यानी कि विक्रय मूल्य, उसको कितना कर दे रहा है 9। अच्छा, इतने पे काम हो जाएगा क्या, नहीं। 12% का प्रॉफिट होता है, तो 12% की जो फ्रैक्शन है वो 3/25 है, 3/25 है, यानी कि 25 पे 3 का फ़ायदा। फ़ायदा मतलब सेलिंग प्राइस, फ़ायदे के बाद क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। 25 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28। 28 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। CP की बात करें तो 25। अब देखो दोनों ही वैल्यूज क्या हैं, अलग हैं, डिफ़र कर रहे हैं। दोनों ही स्थितियों में सेलिंग प्राइस अलग है।
जबकि सेलिंग प्राइस तो उसी चीज़ का है, यहाँ पे जो 9 है वह यहाँ पे 28 है। दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही चीज़ का सेलिंग प्राइस अलग अलग थोड़ी हो सकता है। और उसी सवाल में उसको करने के लिए अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 28 से और इसको 9 से। लेकिन एक को नहीं, पूरे को करना पड़ेगा अलग अलग से। जैसे इसको 28 से किया तो इस पूरी रो को 28 से करना पड़ेगा, इसको 9 से किया तो इस पूरी रो को 9 से करना पड़ेगा। तो ये 28 दामा 280 आएगा, और ये 9 8 72 और 9 3 9 2 18 और 7 25 252 और 25 9 225। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या कर रहा है। ऐसा मानो कि एक पुस्तक थी जिसको उसने 225 रुपये में ख़रीदा। कितने में ख़रीदा? 225 रुपये में। लेकिन ख़रीद के जब लाया तो उसकी कवर पे उसने 280 रुपये लिख के चिपका दिए। ये चिपका दिया कि 280 रुपये इसकी कीमत है। फिर उसमें 10% की उसने छूट दी, कहा इस किताब पर 10% की छूट दूंगा, और उसके बाद 252 में बेची। तो देखो, जो चीज़ 225 में ख़रीदी 252 में बेची, तो फ़ायदा तो हुआ ही, यही 12% का फ़ायदा हुआ। हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, सीपी और अंकित मूल्य एमपी के बीच का रेशियो। सीपी हमारा कितना है? 225, और एमपी हमारा कितना है? 280। 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 5 45, और ये 5 और 6 56। आंसर क्या आ जाएगा? 45:56। यही सवाल का आंसर होगा। तो हमने आज प्रॉफिट एंड लॉस के अच्छे सवालों को एक अलग ट्रिक के माध्यम से किया। इस सीरीज में कम से कम मैं आपको 30 सवाल कराऊंगा। उन 30 सवालों से प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा। मोस्टली क्वेश्चन इसी 30 सवालों के अंदर ही आएंगे। 30 सवालों को अलग अलग टाइप से मैंने लिया है।